थ्योरी के अंदर तो बहुत अच्छा लगा सर मुझे। जब तक होटल मैनेजमेंट की थ्योरी थी तब तक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे सपने आते थे रात में पर जब ट्रेनिंग के लिए गया मैं, तो सर मैं सेकंड मंथ के अंदर ही टूट गया था सर मैं। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जिनका नाम है निसर्ग पाठक जी, जो कि होटल मैनेजमेंट से जिनने शुरुआत करी अपने सफर की और अभी अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। जी नमस्ते, जय श्री राम सभी को। शुरुआत करते हैं हम आपके एक छोटे से परिचय से। जी सर, मेरा नाम पंडित निसर्ग पाठक है। मैं बुरहानपुर राजपुरा का निवासी हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है वो सेवा सदन से हुई है और हायर एजुकेशन जो है मेरा कॉलेज का वो IIHM पुणे से हुआ है। बाद में फिर मैंने 1 साल के लिए मैंने MBA भी परस्यू किया है TSEC कॉलेज से, और फिलहाल मैं कर्मकांड और कथावाचन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जी सर, शुरुआत करते हैं हम आपका सफर जहाँ से शुरू हुआ होगा वहाँ से, कि आपका बचपन कैसा रहा जी, किस तरीके से आपने शिक्षा ली और किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आए जी। सर, पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो मेरी जो पढ़ाई है नर्सरी से लेके तो 12th तक की सेवा सदन स्कूल में हुई है, क्योंकि जो मेरे बड़े माताजी थे, जो मेरे आंटी जी थे, वो वहाँ पे प्रोफेसर थे, तो वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई। और वहाँ पे पढ़ाई के बाद में फिर मैंने 12th तक की पढ़ाई की और बाद में फिर हायर एजुकेशन के लिए मैं पुणे गया। पुणे मैंने IIHM पुणे से पढ़ाई की, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है इंडिया के अंदर। और फिर वहाँ से मैंने 2 डिग्रियाँ ली वहाँ से मैंने, एक BA की, एक BSc की, जो कि BA की डिग्री में बीच में छोड़ दी थी मैंने। वो इंटरनेशनल डिग्री थी, वो लॉकडाउन की वजह से मैं छोड़ना पड़ी मुझे, तो मैंने BSc और एडवांस डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया होटल मैनेजमेंट के अंदर जी। और वहाँ से आके फिर मैंने कुछ होटल्स में काम किया, जैसे मुंबई का सेंट रेजिस और पचमढ़ी का समर हाउस, और उसके बाद में फिर MNC में काम किया बायजूस लर्निंग एप्लीकेशन के अंदर। और फिलहाल मैं कथावाचन के क्षेत्र में हूँ, कर्मकांड के क्षेत्र में हूँ, और अभी मेरा सोशल वर्क की तरफ भी थोड़ा रुझान है। तो फिलहाल मैं माँ तापी की सेवा कर रहा हूँ, जितने मुझसे हो सके मैं उतने कर रहा हूँ। तो उनकी सफाई करना और जो हमारे जो महापुरुषों के जो पुतले हैं, स्मारक है, उनकी सफाई की ओर मेरा ज़्यादा ध्यान है सर जी। मीन्स सर, वैसे तो हम लोग जिस तरीके से आपने बताया कि आपने वन ऑफ द टॉपेस्ट कॉलेज से अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करा और कई होटल्स में भी आपने काम करे, तो उस क्षेत्र से अध्यात्म में आए आप जी। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से आपका वो सफर रहा कि आपने होटल मैनेजमेंट में किस तरीके से कार्य करा और फिर किस कारणवश आपने बायजूस ज्वाइन करा और किस कारणवश आप यहाँ तक जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको होटल मैनेजमेंट करने के पहले की मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा। सर, इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि सर 9वीं तक के सर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था जी। 9वीं तक के ना मुझे हिंदी, इंग्लिश और जो संस्कृत भी होता है 6वीं से, तो मुझे वो कुछ भी नहीं आता था। और मेरी जो बड़ी माताजी थी वो भी प्रोफेसर थी, तो वो चले गए थे धुलिया, तो मेरे ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। माता पिता उनके काम में व्यस्त रहते थे। तो भगवान की कृपा से मैं 9वीं के अंदर पढ़ना लिखना सीखा और वहाँ से फिर मैंने पढ़ाई के अंदर रफ्तार पकड़ी। फिर 10th पास हुआ 75% से, 12th पास हुआ 80% से, और फिर मैं जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में मुझे होटल मैनेजमेंट करना नहीं था। मेरे एक फ्रेंड है, वो आए, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कोर्स है। मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग करने वाला था जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पर उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा कोर्स है और यहाँ से हमारे विदेश जाने के चांसेस बहुत खुल जाएंगे, हम यहाँ से विदेश जा सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई की और ट्रेनिंग के लिए फिर मैं मुंबई गया। तो सर, जो बात है मैं सच बताना चाहूंगा आपको, थ्योरी के अंदर तो बहुत अच्छा लगा सर मुझे। जब तक होटल मैनेजमेंट की थ्योरी थी तब तक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे सपने आते थे रात में पर जब ट्रेनिंग के लिए गया मैं, तो सर मैं सेकंड मंथ के अंदर ही टूट गया था सर जी। और फिर घर वालों ने थोड़ा मुझे हिम्मत दी कि बेटा, क्योंकि सर बहुत ही कॉस्टली कोर्स था वो, तो बोला कि आप कंप्लीट करके ही आओ वहां से, भले आपको जॉब नहीं करनी है। तो फिर मैंने कंप्लीट करके आया, क्योंकि सर वहां पे क्या होता था कि मतलब एक तो 12 घंटे आपको काम करना ही है,
12 घंटे आपको काम करो ट्रेनिंग के अंदर, आपको हर डिपार्टमेंट में काम करना है। आपको F&B में भी काम करना है, किचन में भी काम करना है, हाउस कीपिंग में, हर डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा कोई इवेंट है, कोई गेस्ट आ रहे, कोई सेलिब्रिटी आ रहे, तो आपको 16-16, 18 घंटे वहीं पे रुकना पड़ता था, बंकर्स में सोना पड़ता था वहां पे जी। तो उससे बड़ा मैं ये हो गया था कि मतलब खुद को समय नहीं दे पा रहा था मैं। फिर मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की, मेरा 3rd ईयर कंप्लीट किया, और फिर मेरा प्लेसमेंट भी हो गया पचमढ़ी के होटल में, समर हाउस के अंदर, 4 स्टार होटल था सर वो। और मैंने वहां पे भी 7 से 8 महीना काम किया, पर वहां से भी मैं सर रिटर्न आ गया, क्योंकि मैं दिल पे पत्थर रख के काम कर रहा था। क्योंकि सर मैंने पढ़ाई तो कर ली थी, और आधी पढ़ाई हो गई है, और आधी में छोड़ने के लिए मैंने घर वालों को बोला, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा मत कीजिए। तो इस कारण मुझे मेरी पूरी पढ़ाई करनी पड़ी, और मुझे जॉब भी करना पड़ा उस समय जी। और फिर उसके बाद में फिर मैं घर पे आया फिर से पचमढ़ी से, और उस समय लॉकडाउन लग गया था, 2020 का समय, 2021 का समय चालू गया था। तो फिर मैंने बायजूस ज्वाइन किया, वो घर से ही काम था। तो बायजूस के अंदर धीरे धीरे फिर मैंने ग्रोथ करते गया, और मैं BDA से सीनियर BDA तक के पोजीशन तक के गया। और वहां पे सर ऐसा हुआ कि जब मैं घर से काम कर रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, कंपनी बहुत अच्छी थी। वो अलग बात है अभी घाटे में चल रही है पर वो जो भी थी तब बहुत अच्छी थी, वो सैलरी बहुत अच्छी थी उनकी, और जैसे ज्यादा बर्डन ना पड़े एम्प्लॉयज के ऊपर, तो सैटरडे संडे जो HR एक्टिविटी होती है ऑनलाइन के अंदर ही बड़े अच्छे से कराते थे वो जी। और बहुत अच्छा सपोर्टिव स्टाफ था जो हमारे लोग थे। पर जब मैं इंदौर गया, जब मैंने लॉकडाउन खुलने के बाद में जब मैंने ज्वाइन किया, तब वहां पे मुझे ऐसा थोड़ा खालीपन सा लगने लगा जी। मतलब हर महीने पैसे तो बहुत आ रहे, 40-50 रुपए अकाउंट में आ तो रहे, ऊपर से कमीशन भी आ रहा है, पर सर वो अजीब सी एक खालीपन था सर। फिर मैंने घर वालों को बताया, पर घर वालों ने बोला कि यार इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आप आओगे तो करोगे क्या आप। उससे मेरे पास में जवाब नहीं था, तो मैं वो छोड़ के वापस आ गया, और फिर मैं 2.5 से 2 महीने घर पे ही रहा। और उस समय थोड़ा सा मैं परेशान था, पर पिताजी ने बोला कोई बात नहीं, आप हमारे क्षेत्र में आओ। तो पापा ने फिर बहुत सपोर्ट किया, और जो हमारे दादाजी, दादा गुरु मेरे परम पूजनीय दादाजी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और फिर मैं इस क्षेत्र में आ गया। और फिर जब कथा का ऐसा था सर कि कथा मैं बचपन से करना चाहता था, पर माता राम को जो था मेरे पे भरोसा नहीं था कि आप इतना पठन पाठन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप स्कूल की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे, तो आप संस्कृत के श्लोक कहाँ से याद करोगे जी। इस वजह से मुझे जाने नहीं दे रहे थे। तो फिर 2024 के अंदर लगभग मार्च के अंदर मैंने ऑनलाइन गुरुकुल में एडमिशन लिया, राम देशिक संस्थान के अंदर, और वहां से मैंने भागवत की तैयारी चालू की। वहां से मैंने उसको पूरा किया 6 महीने के कोर्स को, और फिर मैं अध्यात्म के क्षेत्र में आ गया था। पर मैंने ये बात देखी कि जो भागवत कथा होती है, तो उसमें होता क्या सर, वो 7 दिन की होती है, और उसमें बजट बहुत ज्यादा होता है, तो हर कोई उससे करा नहीं पाता। तो मैंने बोला कि अपन कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हर जनमानस तक के हम, हमारी जो प्रतिभा है, कला है, और जो भगवान नाम का हम जो गुणगान गाना चाहते हैं, उन लोगों तक के पहुंचे। तो फिर मैंने नई शैली निकाली, और थोड़ा सा मोबाइल का सहारा लेके, थोड़ा सा ग्रंथों का सहारा लेके, थोड़ा सा दादा गुरु पिताश्री का सहारा लेके मैंने हनुमंत कथा का एक नया फॉर्मेट तैयार किया, और 1 दिवसीय और 3 दिवसीय मैंने हनुमंत कथा चालू की। और सभी बड़े लोगों के आशीर्वाद से 8 तारीख को प्रथम हनुमंत कथा PHE ऑफिस के पास में शिकारपुरा में होने जा रही जी। सर, जो आप जिस तरीके से आपने एक शिक्षा ली, उच्च शिक्षा ली जी, और कहीं 4 स्टार होटल में वर्क करना बहुत बड़ी बात होती है जी। उसके बाद आप अध्यात्म के क्षेत्र में आए, और आपने उसमें भी एक नया इनोवेशन करा, तो ये सारी सफलताओं का श्रेय आप किसको देंगे? सर, सफलताओं का श्रेय तो सर माता पिता को जाता है, क्योंकि सर मतलब थोड़ा आपको और पीछे ले जाना चाहता हूँ। मैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता था स्कूल में, तो मेरे टीचर लोग, मेरे पापा, जब पेरेंट्स मीटिंग, मम्मी तो आती नहीं थी क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था, तो वो उनको वहाँ पे बातें सुननी पड़ी, इसलिए वो आते नहीं थे। पापा आते थे, पर पापा को जब मैडम बोलती थी मराठी में, उनका नाम नहीं लेना चाहिए मैडम का, वो बोलती थी की तुमचा तो मुलगा अभ्यास करत नाही, याचा नोकरी नाही लागणार, याला कोणी मुलगी नहीं देणार, हा कसं काय करेल। पर पापा ने मेरे ऊपर भरोसा रखा, और दादाजी का सपोर्ट था, तो जो भी है मैं पापा और दादाजी को श्रेय और माता राम को श्रेय देना चाहूंगा सर। बिल्कुल। सर, देश के युवाओं के लिए एक मैसेज।
सर मैसेज मेरा एक ही है कि अभी जो मेरा जो सोशल वर्क में जो मेरा काम चल रहा है, एक तो तापी माता की सफाई, और दूसरा मैं जो काम कर रहा हूँ वो है सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर, मोबाइल एडिक्शन और सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर। क्योंकि सर मेरे पास में ऐसे बहुत सारे केस आए कि जब मैंने कथाओं के अंदर, जब मेरी पहली कथा हुई तो मैंने उसमें बहुत खुल के बात की कि मोबाइल से दूर रहो। तो मुझे कुछ पालकों के फोन आए, कुछ माता पिताओं के, हमारा बच्चा जो बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर मैंने उनकी मेरे जो बड़ी माता राम है वो काउंसलिंग भी करती है, वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही है अभी, तो उनके थ्रू थोड़ा काउंसलिंग का नॉलेज था मुझे। तो मैंने उनकी काउंसलिंग करके उनको समझा बुझा के मैंने उनको कोशिश करी मैंने, और मैं उससे सफल भी रहा। तो मैं युवाओं से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो है नशे से दूर रहे। दूसरा, फोन बहुत ही अच्छी चीज है। हमें बचपन में एक निबंध आता था, विज्ञान एक वरदान या फिर एक अभिशाप। आखिरी में हम उपसंहार के अंदर लिखते थे कि हमारे ऊपर इसका है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आज जो शूटिंग हो रही है ये सब इसी के माध्यम से हो रही है सर। बिल्कुल। आज ये लोगों तक की जो ये बात पहुंच रही है मोबाइल के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से पहुंच रही है। बिल्कुल। तो हमें जो है बहुत ही अच्छे से इसका उपयोग करना चाहिए और मुख्य तौर से नशे दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो नशे में डूबता जा रहा है। तो आज की युवा को नशे से दूर रहना है। और उसका जो कारण है, कारण भी बता देता हूं मैं। आजकल सर क्या पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है जी। सोशल मीडिया की वजह से हम क्या है, भाई मेरे दोस्त की जॉब लग गई, मेरी जॉब लगी नहीं, मेरे दोस्त की शादी हो गई, मेरी शादी हुई नहीं, मेरे दोस्त ने घर ले लिया, मैंने लिया नहीं। उसमें क्या होता है कि वो एक तो वो योग से हटा हुआ है, वो ध्यान से हटा हुआ है, वो भगवान नाम से हटा हुआ है। वो क्या करता है फिर उसको उसके जो मन को शांत करने के लिए एक ही उपाय मिलता है, वो है नशा जी। फिर वो नशा कोई भी हो सकता है, धूम्रपान हो सकता है, मदिरा का सेवन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं युवाओं से एक यही अपील करता हूँ कि जो भी हो माता पिता की बात सुने। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं कि जीवन में भले कितनी भी तुमको परेशानियां आ जाए, तुम्हें कितना बड़ा घाटा हो जाए तुम्हारे माता पिता के कहने पर, और उन्हें तुम एक शब्द मत कहना। बिल्कुल। बस मेरा यही संदेश है सर। बिल्कुल सर। सर आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत ही लेट पता चला आपके प्लेटफॉर्म के बारे में जी। पहले पता चलता तो मैं उसको और सुनता, मैं कुछ ज्यादा लोगों का इंटरव्यू सुन नहीं पाया क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग इंटरव्यू थे। मैं सिर्फ शर्मा जी का जो धुआंधार सर है उनका, और कपिल भैया का मैंने छोटा सा प्रोमो देखा था, कपिल मिश्रा जी का, और शालिग्राम चौधरी सर का, दो लोगों का इंटरव्यू देखा। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और जो मेन बात है आपकी हॉस्पिटैलिटी है सर। आपने इस तरीके से मुझे अंदर बिठाया, ग्रीट किया, बहुत ही बेसिक बातें होती है सर ये जी। पर ये भी लोग आजकल भूल गए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बुरहानपुर के अंदर जितने भी प्रतिभावान लोग हैं वो आपसे संपर्क करें, और उनकी जो आवाज है, उनके जो जीवन का संघर्ष है वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, और जिससे कि लोगों के जीवन में एक प्रकाश हो। सर हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने अपने साक्षात्कार में बताया कि हमें हमारे माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए, साथ ही व्यसन मुक्त रहना चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो हमारे उपयोगी रूप से करना चाहिए, यानी उस हमारे को उससे लाभ होना चाहिए उस रूप में करना चाहिए। ये चीज़ हमारे दर्शक कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे और अपने क्षेत्र में सफल होंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।